कहां तक लिख लिया था, कहां तक पढ़ लिया था, क्या पढ़ रहे थे, बाकी सब? रहे थे प्रजामंडल। कल हमने प्रजामंडल का टॉपिक शुरू किया था और शुरुआत के अंदर हमने पढ़ा, कुछ सभाएं पढ़ी, कुछ संघ पढ़ा, कुछ परिषद पढ़ा। राजपूताना मध्य भारत सभा पढ़ी, राजस्थान सेवा संघ पढ़ा और अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ 1927 के अंदर दीवान रामचंद्र राव द्वारा, जिसका राजस्थान में पहला अधिवेशन 1931 कहां हुआ था? अजमेर के अंदर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रजामंडल। पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको लिखा देते हैं। तो हेडिंग डालो मास्टर कैप्सूल। बिल्कुल, बस लिखो मास्टर कैप्सूल। जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे लिखना है मास्टर कैप्सूल। मास्टर कैप्सूल इसके अंदर लिखो। मैं आज लिखूंगा नहीं, केवल बोलूंगा, ठीक है? हाँ, लिखूंगा नहीं, मैंने बहुत लिखा है, आज केवल बोलूंगा। लिखो, लिखो नंबर 1 कैप्सूल। जी, लिखो, लिखो राज्य में कुल प्रजामंडल, राज्य में कुल प्रजामंडल। जी, राज्य में कुल प्रजामंडल। डेस करके लिख लो 19 प्रजामंडल। जी, लिख लिया? लिखो नेक्स्ट अगली लाइन से, लिखो पहला प्रजामंडल। पहला प्रजामंडल लिखो डेस करके जयपुर प्रजामंडल। पहला प्रजामंडल कौन सा है? जयपुर प्रजामंडल। कॉस्ट में लिखना है 1931। क्या ऐसे कैसे जयपुर लिख लिया? पहला प्रजामंडल डेस करके जयपुर प्रजामंडल, कोष्टक में 1931। कोष्टक कहां है? बताओ कोष्टक कहां है?
यही नहीं कोष्टक, कोष्टक डालो, लिख लिया। फिर लिखो अंतिम प्रजामंडल। हम्म, अगली लाइन से लिखना है अंतिम प्रजामंडल और डैश करके लिखो झालावाड़। कल बात चली थी झालरा पाटन से लेकर भरतपुर, लेकिन आखिरी में आया भरतपुर 1946। जी, 3 बातें लिखी है अभी तक आपने। कुल प्रजामंडल 19, पहला जयपुर और अंतिम झालावाड़। मतलब एग्जाम ने डायरेक्ट पूछ ले कि राज्य में प्रजामंडलों का समय रहा है, शाबाश, 1931 टू 46। अगले लाइन से लिखो पहला राजनीतिक प्रजामंडल। पहला राजनीतिक प्रजामंडल। पहला राजनीतिक प्रजामंडल लिख लिया। पहला राजनीतिक प्रजामंडल और डैश करके लिख लो मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ ओब्लिक जोधपुर प्रजामंडल। मारवाड़ या ओब्लिक जोधपुर प्रजामंडल। तो लिख लिया पहला राजनीतिक प्रजामंडल डैश करके मारवाड़ या जोधपुर प्रजा, ओब्लिक लगाना है 1934, 1934। लिख लिया। नहीं नहीं, हो जाता है जी, ऐसा क्या, लिखने के चक्कर में भूल जाते हैं क्या लिखना होता है। आगे लिखो एकमात्र रियासत। एकमात्र रियासत। एकमात्र रियासत जहां प्रजामंडल नहीं हुआ। जहां प्रजामंडल नहीं हुआ डैश करके लिखो टोंक। टोंक ऐसी रियासत है जहां पर प्रजामंडल नहीं हुआ था, याद रखना, क्रॉस कर दिया है मैंने। टोंक रियासत यानी कि प्रजामंडल नहीं हुआ। ये 5 बातें, और 5 बातें बड़ी खास है। ठीक है, ओके। कॉपी बंद कर दो और केवल बोर्ड पर देखना है, समझना है। समझते समझते मैं पेज भरता जाऊंगा, भरता जाऊंगा। 1 घंटे तक केवल मैं ही बोलूंगा, आपको सुनना है, फिर आप आधे घंटे में उतार लेना। ठीक है, चलो। हाँ? अब हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का पहला प्रजामंडल। लिखिएगा, हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का पहला प्रजामंडल
जिसका नाम है जयपुर प्रजामंडल। तो पहली लाइन लिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो मैंने आपको मास्टर कैप्सूल में लिखा दिया है कि राजस्थान का पहला प्रजामंडल कोई है तो वो कौन सा है, जयपुर प्रजामंडल। चलिए अब देखिए, तो जयपुर प्रजामंडल देखो, जयपुर प्रजामंडल की हम बात करते हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको लिखा दी कि ये राज्य का क्या है, पहला प्रजामंडल। लेकिन लोगों में ये जन जागृति कैसे आई, कैसे लोगों ने अपने अधिकारों के लिए मांग की और धरना प्रदर्शन किया, आगे चलकर बड़े लोग जुड़े, आगे चलकर सरकार का भी सपोर्ट मिला और आगे चलकर सरकार को झुकना भी पड़ा और इनकी जो मांग थी वो पूरी भी करनी पड़ी। तो ये पूरा संस्करण है। सबसे पहले हम शुरुआत वहां से करते हैं जहां जयपुर में पहली बार लोगों को जगाया गया। जगाना, नींद से जगाना लगे वैसे जगाना लगे बड़ा आदमी। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि जयपुर में जन जागृति लाने वाले कौन थे। जयपुर में जन जागृति लाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो याद रखिएगा जयपुर में जन जागृति लाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है अर्जुन लाल सेठी। जयपुर में जन जागृति लाने वाले व्यक्ति कौन थे, अर्जुन लाल सेठी। पहला क्वेश्चन यही हो गया। अब हम ये पढ़ेंगे कि जन जागृति लेकर आए, अच्छी बात है, लेकिन ये खुद कौन है। तो ये जो अर्जुन लाल सेठी है, याद रखिएगा अर्जुन लाल सेठी का जो जन्म है वो जन्म हुआ है 9 सितंबर 1880 में। कहां पर हुआ है, तो याद रखिएगा जन्म स्थली है जयपुर। अर्जुन लाल सेठी कौन थे, तो याद रखिएगा ये जैन परिवार से संबंधित थे, जैन व्यक्ति थे ये। ना ना अभी नहीं लिखना, बाद में लिखना, क्योंकि अभी बीच में लिखोगे तो बीच में ये ट्यूनिंग टूट जाएगी और मैं चाहता हूं ये आंदोलन तब तक चलता रहे जब तक सरकार झुक नहीं जाए। तो जयपुर में जन जागृति लाने वाले व्यक्ति कौन है, अर्जुन लाल सेठी। ये अर्जुन लाल सेठी कौन है, तो ये जैन परिवार से हैं। इनका जन्म 9 सितंबर 1880 के अंदर कहां हुआ है, जयपुर में। अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है राजस्थान का दधीची। क्या कहा जाता है, राजस्थान का दधीची। दधीची एक ऋषि हुआ करते थे जिन्होंने अपना पूरा शरीर त्याग दिया था और उन्हीं शरीर की हड्डियों से एक ऐसा हथियार तैयार किया जिससे राक्षसों को मारा गया था। एक दधीची ऐसा ऋषि था जिनको कहा था ना भगवान ने कि आप अपना शरीर दे दीजिए, आपके शरीर की जो हड्डियां हैं उससे एक ऐसा हथियार तैयार करेंगे जिससे राक्षसों को मारा जा सकता है। तो उन्होंने कहा ले जा, ये ले पावड़ी, ये ले ऐसे अंगुली, सब निकाल के दे दिया। ऐसे ही अर्जुन लाल सेठी थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग दिया था स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। इसीलिए इनकी तुलना किससे की जाती है, दधीची नामक ऋषि से। इसीलिए इनको क्या कहा गया, राजस्थान का दधीची। ये जो अर्जुन लाल सेठी है, देखिए किसी भी समाज, किसी भी मोहल्ले, किसी भी नगर, किसी भी राज्य, किसी भी देश में जन जागृति तभी आएगी जब वहां के लोग शिक्षित होंगे। तो अर्जुन लाल सेठी ने सबसे पहले जिम्बा संभाला शिक्षा का। इसीलिए इन्होंने 1905 के अंदर
पहले तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन किया। किसका गठन किया? जैन शिक्षा प्रचारक समिति का। और यह समिति कहां पर गठित की? याद रखिएगा, जयपुर में। यानी कि इसके माध्यम से जयपुर में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया कि आप स्वयं आने वाले बच्चों को पढ़ाइए ताकि आगे का जो जीवन यापन है वो आसानी से हो सके। यानी शिक्षा को लेकर प्रचार किया गया। जैसे अभी कोई साबुन वाला आएगा तो जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लगभग निरमा साबुन यूज लेते हैं, मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो ऊपर से आएगी संतूर, प्रचार करेगी ना अपनी अपनी। तो यह आए जयपुर के अंदर और जयपुर में क्या किया? शिक्षा का प्रचार किया 1905 में। लेकिन आगे चलकर 1907 के अंदर इन्होंने जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की। जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की। और इनकी ये जो स्थापना है ये कहां पर की गई? याद रखिएगा, अजमेर में। जयपुर में इनका जन्म है और अजमेर में इनको दफना दिया जाएगा मुसलमान समझकर, वो आगे की बात है। तो जयपुर में जन जागृति लेकर कौन आ रहे हैं? अर्जुन लाल सेठी। ये अर्जुन लाल सेठी कौन है? तो ये एक जैन परिवार के व्यक्ति हैं जिनका जन्म 9 सितंबर 1880 जयपुर में हुआ था। इनको राजस्थान का दधीची कहते हैं। इन्होंने जयपुर में जन जागृति लाने के लिए शिक्षा का प्रचार किया 1905 में, इसलिए जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन किया। अजमेर के अंदर जैन शिक्षा सोसाइटी की क्या थी? स्थापना। और 1908 के अंदर इन्होंने, याद रखिएगा, जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। जैन वर्धमान विद्यालय। ये जो जैन वर्धमान विद्यालय है ये कहां पर खोला? याद रखिएगा, जयपुर के अंदर। इस विद्यालय में क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया जाता था। क्या दिया जाता था? क्रांतिकारी प्रशिक्षण। और यहां पर जो अध्यापक थे उनका नाम था विष्णुदत्त वे मोतीचंद। याद रखिएगा, यहां पर ये शिक्षक हुआ करते थे। और यहीं के विद्यार्थी रहे हैं प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट। नाम सुने कभी? जोरावर सिंह बारट, जिन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर बोलते हैं, कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आया था। प्रताप सिंह बारट वे व्यक्ति है जिनको कम उम्र के अंदर ही फांसी पर लटका दिया गया। एक अंग्रेज था जिसका नाम था क्लीवलैंड। उन्होंने प्रताप सिंह बारट को कहा था कि आप यदि अपने साथियों के नाम बता दो तो हम आपको जेल से रिहा कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी माँ जो है वो आपको याद करके रोती बहुत है। तब उन्होंने कहा था कि मैं मेरी अकेली माँ को हंसाने के लिए 1000 माओं को नहीं रुला सकता। ऐसे थे कौन? प्रताप सिंह। और आपन के दिए तो एक धरी हुए तो अगले बकदिया। बताइए, यहां तक बात समझ में आई? तो ऐसे धीरे धीरे क्या हो रहा है? प्रचार हो रहा है। जब अर्जुनलाल सेठी इस प्रकार से प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उस समय यहां के जो शासक हैं जयपुर के शासक का नाम था माधो सिंह सेकंड। माधो सिंह सेकंड को पता चला ये आदमी होशियार है, तो माधो सिंह सेकंड ने क्या किया कि अर्जुनलाल सेठी की जो नियुक्ति है वो चोमू ठिकाने के जिलाधीश के रूप में कर दी। बोला आज के बाद आप चोमू के जिला कलेक्टर हैं, ये समझ लो। तो अर्जुनलाल सेठी ने यह कहते हुए नौकरी को ठुकरा दिया था कि यदि अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो फिर अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। और मैं कहता हूं यदि आप नौकरी नहीं करोगे तो आपको घर में कौन घुसाएगा। आज ये उल्टा है। तो माधो सिंह सेकंड, चोमू ठिकाना, जिलाधीश का पद, और यदि अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो फिर इन अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा। ये चारों लाइनें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सवाई माधो सिंह सेकंड ने अर्जुनलाल सेठी, माधो सिंह सेकंड ने अर्जुनलाल सेठी की नियुक्ति
जिलाधीश पद पर चोमू ठिकाने में की। और चोमू ठिकाना आज कहां पर है वर्तमान में? तो याद रखना है जयपुर ग्रामीण में। ठीक है, जयपुर ग्रामीण का भाग है। तो नियुक्ति की, लेकिन अर्जुनलाल शेट्टी ने यह कहते हुए नौकरी को ठोकर मार दी। इन्होंने कहा यदि अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो फिर अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? तो फिर अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? ये कहते हुए नौकरी को ठोकर मार दी। ठीक है, आगे चलकर क्या हुआ कि अर्जुनलाल जो शेट्टी हैं, इस अर्जुनलाल शेट्टी पर आरा हत्याकांड वे दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत शॉर्ट में लिख दूं, सेठी जी को वेलूर जेल में कैद कर दिया। कहां कैद कर दिया? वेलूर जेल में कैद। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, अर्जुनलाल शेट्टी को कौन सी जेल में कैद किया गया था? वेलूर। दिल्ली षड्यंत्र केस क्या है? तो ये तो 1911 के अंदर जब दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था, उस समय वहां पर बम फेंके गए थे। तो वो यहां आपके है नहीं, वो आगे जब वक्तव्य पढ़ेंगे प्रताप सिंह बारठ, उनका मेन रोल है, प्रताप सिंह बारठ और जोरावर सिंह बारठ का। ठीक है, तो इसके तहत ये क्या चले गए थे? जेल। बस टाइम से ही मृत्यु अजमेर में दफनाया गया, अजमेर के अंदर दफनाया गया। ठीक है, अब अर्जुनलाल शेट्टी की और भी बहुत सारी बातें हैं कि आरा हत्याकांड क्या था। जब अर्जुनलाल शेट्टी वेलूर जेल से वापस राजपुताना आ रहे थे, तो बीच के अंदर ट्रेन को क्रांतिकारियों ने अपने हाथों से खींच लिया था। नागपुर रेलवे स्टेशन पर इनका स्वागत किया था। लेकिन वो बातें यदि मैं यहां करूंगा तो फिर हम ये प्रजामंडल का ट्रैक चूक जाएंगे। ये कहां पढ़ेंगे? ये वक्तित्व के रूप में पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, बस इनको आखिरी में मुसलमान समझकर दफना दिया गया। क्यों दफनाया, कैसे दफनाया, क्या हुआ, वो हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व के अंदर, पर्सनैलिटी में। तो यहां पर बस इतनी सी बात है कि जयपुर के अंदर जो जनजागृति आ रही है, वो लाने वाले व्यक्ति कौन है? अर्जुनलाल शेट्टी। कैसे लेकर आ रहे हैं? तो ये ऐसे लेकर आ रहे हैं। और फिर आखिरी में क्या हुआ? तो इस प्रकार से ये हुआ। पहली बात, केवल एक बात हुई है कि हम जो जयपुर प्रजामंडल पढ़ रहे हैं, इस जयपुर में जन जागृति लाने वाले व्यक्ति कौन थे? अर्जुनलाल। केवल एक लाइन पढ़ी अभी तक, वो तो ऐसे ही आपको बताया अर्जुनलाल शेट्टी के बारे में। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं। पहली बार जयपुर के अंदर अंग्रेजों ने एक आदेश जारी किया था कि गवर्नमेंट जॉब में वही लगेगा जिसको इंग्लिश आती है। हाँ, और हम भारतीयों को इंग्लिश कहां आती है? आती भी तो है तो 8 बजे के बाद आती है, और वो कहीं काम की नहीं है। तो ये तो एक बड़ा पंगास हो गया कि नौकरी वही लगेगा जिसको इंग्लिश आती है। इसीलिए जो पढ़े लिखे लोग थे जयपुर के अंदर, उन्होंने पहली बार सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, और उसी आंदोलन को कहा जाता है हिंदी राजभाषा आंदोलन। हिंदी राजभाषा आंदोलन। देखिए, अर्जुनलाल शेट्टी ने क्या किया? शिक्षा ले, शिक्षा की वजह से ही
क्या हो रहा है? आंदोलन। मतलब ये कड़ी एक दूसरे से जुड़ती जाएगी। आपको ये देखना है, चेन चल रही है। तो हिंदी राजभाषा क्या हुआ? आंदोलन। और ये हिंदी राजभाषा आंदोलन कब हुआ? तो याद रखिएगा 1922 में। क्यों हुआ? क्योंकि इससे जस्ट एक साल पहले यह आदेश जारी किया गया था कि जयपुर के अंदर नौकरी वही करेगा जिसको इंग्लिश आती है। हम जैसे युवा थे जो हिंदी जानते थे आधी अधूरी, तो उन्होंने हिंदी राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए एक आंदोलन चलाया। तो हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में पहली बार पढ़े लिखे युवा सड़कों पर आए। केवल यहां पढ़े लिखे युवा आए हैं। यहां पर ना किसान आए हैं, ना जनता आई है, ना कोई अन्य व्यक्ति आए। केवल कौन आए हैं? पढ़े लिखे व्यक्ति, जिनको एलडीसी बनना है, वो आए। और इस आंदोलन को चलाने वाले प्रमुख कौन थे? तो याद रखिएगा दो व्यक्ति। एक तो था ठाकुर कल्याण सिंह, और दूसरा कौन है? श्यामलाल वर्मा। याद रखिएगा इसमें से श्यामलाल जो वर्मा हैं, इनके द्वारा एक पत्रिका निकाली गई, एक समाचार पत्र निकाला गया जिसका नाम है जयपुर समाचार नामक क्या निकाली गई? पत्रिका। पूछा जाए आपको कि जयपुर समाचार नामक पत्रिका किसकी है? श्यामलाल वर्मा की। ये श्यामलाल वर्मा कौन है? जिन्होंने जयपुर में पहली बार हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा आंदोलन किया था? हिंदी राजभाषा आंदोलन। आंदोलन किया, सरकार ने कहा मांग पूरी करेंगे। चलेगी ये तो। अगला जो जयपुर में अब आंदोलन हो रहा है वो हो रहा है 1926 में, और वो है अनाज निकासी आंदोलन। ये जो अनाज निकासी आंदोलन है ये हो रहा है 1926 में। अनाज को बाहर बेचा जा रहा है, जयपुर से बाहर भेजा जा रहा है, जबकि 1925 और 26 में जयपुर में अकाल है। जयपुर में अकाल है, लोगों के पास खाने के लिए धान नहीं है, और सरकार क्या कर रही है कि जयपुर के अंदर जो धान है उसको बाहर बेच रही है। इसीलिए आम लोगों द्वारा किया गया आंदोलन था कौन सा? अनाज निकासी आंदोलन। जयपुर में अकाल, जयपुर में अकाल है और यहां की सरकार क्या कर रही है? अनाज को बाहर बेच रही है। इसीलिए आम लोग यहां पर आए, पढ़े लिखे लोग, यहां पर आए कौन? आम लोग। जब हिंदी राजभाषा और अनाज निकासी आंदोलन, इन दोनों को मिक्स करने का कार्य किया था जमनालाल बजाज ने, और जमनालाल बजाज ने जयपुर में एक संघ की स्थापना की थी जिसका नाम था चरखा संघ। 1927 स्थापना करने वाला बंदा है जमनालाल बजाज। यहां पर जमनालाल बजाज ये कह रहे हैं चरखा संघ की स्थापना करने का मतलब ही क्या है? इसका डायरेक्ट संदेश है स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ। चरखा संघ का मतलब यही है। गांधी जी चरखा संघ का मतलब ये कभी नहीं कहते थे कि हर घर में ये कातो। चरखा संघ एक लोगो था, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ जैसे। तो यहां पर चरखा संघ की स्थापना हुई 1927 के अंदर, और इसके संस्थापक कौन थे? जमनालाल बजाज। ठीक है। तो
अरे तो चरखा संघ 1927 के अंदर स्थापना और संस्थापक कौन थे? जमनालाल बजाज। यहां पर जमनालाल बजाज डायरेक्ट ये कहना चाह रहे हैं स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ। मतलब देखो, पढ़े लिखे लोग आ गए, आम लोग आ गए, और यहां पर व्यापारी आ गए। कौन आ गए? व्यापारी, जो स्वयं क्या है, यहां पर प्रोपरी स्वदेशी वस्तुएं बना रहे हैं। अब हुआ क्या? अब एक घटना हुई 5 अप्रैल 1931। जयपुर के अंदर एक दिवस मनाया गया जिसका नाम था मोती दिवस। 5 अप्रैल 1931 में जयपुर के अंदर एक दिवस मनाया गया जिसका नाम क्या था? मोती दिवस। और यह मोती दिवस मनाया गया मोतीलाल तेजावत के लिए। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन किया था, उसी एक ही आंदोलन के तहत नीमड़ा हत्याकांड हुआ था 1922 में, और उसी हत्याकांड के तहत गांधी जी के कहने पर 1929 के अंदर मोतीलाल तेजावत ने ईडर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था, और ईडर पुलिस ने उसे ही महाइंद्रजा सभा को सौंप दिया था 1929 में। लेकिन मोतीलाल तेजावत को उस समय रिहा नहीं किया गया। यहां पर मोतीलाल तेजावत को रिहा करवाने के लिए जयपुर के अंदर आंदोलन हो रहा है एक दिवस के रूप में। उसका नाम क्या है? मोती दिवस। हाँ, पढ़े लिखे लोग आ गए, यहां पर आम लोग आ गए, यहां पर व्यापारी आ गए, और यहां पर बची हुई जनजातियां आ गई। मोती दिवस ये किस लिए मनाया गया? मोतीलाल तेजावत को रिहा करवाने के लिए, कौन सा दिवस मनाया गया और कहां से रिहा करवाना है, तो ये मैंने आपको पहले लिखा दिया है, लिखा है ना। अब ये एक अच्छा अवसर समझा किसने? जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज ये सोच रहे हैं कि जयपुर में कभी तो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, कभी आम लोग आ रहे हैं, कभी व्यापारी आ रहे हैं, और अब जनजातियां आ रही है। कहने का मतलब आ रही है संपूर्ण जनता। जमनालाल बजाज ने इसी संपूर्ण जनता को जोड़कर 1931 के अंदर जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना कर दी। जयपुर प्रजा यानी कि जनता, जनता को जोड़कर बनाया गया मंडल क्या कहलाता है? प्रजा मंडल। 1931 के अंदर किसकी स्थापना हो गई? जयपुर प्रजा मंडल। लेकिन ये स्थापना किसने की थी? बजाज ने तो कहा था, लेकिन इसके संस्थापक बने थे, याद रखिएगा कौन? कपूर चंद पाटनी। जमनालाल बजाज ने कहा यह प्रजा मंडल है जनता का, कोई भी लोग आएंगे आपके पास में शिकायत लेकर, तो आपको उस कार्य को आगे बढ़ाना है, लोगों की जितनी हो सके हेल्प करनी है, एक कार्यालय खोलना है जहां पर लिखना है जयपुर प्रजा मंडल कपूर चंद पाटनी। स्थापना कब हुई? 1931 में। लेकिन कहते हैं कि लोग कपूर चंद पाटनी के साथ में जुड़े नहीं। एक दो बार लोग आए थे ज्ञापन देने, लेकिन कपूर चंद पाटनी ने ध्यान नहीं दिया। कहते हैं कि 4-5 साल के बाद में फिर जमनालाल बजाज यहां आते हैं और कपूर चंद पाटनी से पूरी रिपोर्ट मांगते हैं कि भाई जो एक संघ, एक प्रजामंडल बना था, इसके तहत कितने क्या क्या लोग आए। तो कहते हैं कि लोगों का विश्वास नहीं था इस मंडल पर, इसीलिए कहते हैं कि जमनालाल बजाज ने स्वयं इसका पुनर्गठन किया। तो ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रजामंडल है जिसका 2 बार गठन हुआ है। तो वापस क्या हुआ? जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन। ये पुनर्गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा 36वें 37 के अंदर। और पुनर्गठन करने वाले कौन थे? याद रखिएगा जमनालाल बजाज। पहली बार संस्थापक है कपूर चंद पाटनी, दूसरी बार है जमनालाल बजाज। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन बने? तो याद रखिएगा चिरंजी लाल मिश्र। ये भजनलाल शर्मा की तरह एक नए बंदा आया।
जिसको डायरेक्ट क्या बनाया इन्होंने, अध्यक्ष बना दिया जयपुर प्रजामंडल। तो अब जमनालाल बजाज स्वयं बैठे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आपकी यदि कोई शिकायत है, आप सरकार से परेशान हैं, तो आइए जुड़िए इससे और अपनी समस्या और हम पर विश्वास कीजिए। ये बात है 36 और 37 की। तब तक कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी इस समय भारत के अंदर, उसका एक अधिवेशन हुआ 1938 के अंदर। 1938 के अंदर क्या हो गया, हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा कहां पर है, गुजरात में। और ये जो हरिपुरा अधिवेशन हो रहा है गुजरात के अंदर 1938 में, ये किसकी अध्यक्षता में हो रहा है, तो याद रखिएगा अध्यक्षता कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, नेताजी। कौन कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस। और कहते हैं कि इसी हरिपुरा अधिवेशन के तहत याद रखिएगा कांग्रेस ने रियासतों के प्रजामंडलों को क्या दे दिया, समर्थन दिया। बोला आप संघर्ष करो, पूरी कांग्रेस आपके साथ है। और जैसे ही समर्थन दिया, अगले ही दिन इसी जयपुर प्रजामंडल का क्या रखा गया, अधिवेशन, बैठक की गई, टेंट वेंट लगाए गए। जयपुर प्रजामंडल का क्या किया गया, अधिवेशन। और ये जो जयपुर प्रजामंडल का अधिवेशन है, ये कब किया गया, तो 8 व 9 मई, 2 दिन, 8 व 9 मई 1938 के अंदर। ये जयपुर प्रजामंडल का अधिवेशन कहां किया गया, याद रखिएगा जयपुर में। किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो याद रखिएगा जमनालाल बजाज। यहां पर जमनालाल बजाज को एक सफलता मिली, क्योंकि ये जमनालाल जो बजाज हैं, इनका स्वयं जो जन्म है वो कांसी के बास में हुआ है। कांसी का बास वर्तमान में वीर भानका बास शिक्कर, शिक्कर के हैं ये कौन, जमनालाल बजाज। तो जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में जयपुर के अंदर बहुत बड़ा अधिवेशन हो रहा है, यानी कि लोगों की सभा हो रही है। कहते हैं कि इसी अधिवेशन में जयपुर प्रजामंडल को समर्थन मिल गया, किसका, शेखावटी किसान सभा का। क्योंकि जमनालाल बजाज स्वयं शिक्कर के थे, तो शेखावटी के जितने भी किसान थे, उन्होंने कहा कि हम सारी इस जयपुर प्रजामंडल की सदस्यता ग्रहण करते हैं और हम आपके साथ हैं। तो यह समर्थन कब हुआ था, याद रखिएगा 1938 के अंदर। सरकार को पता चला, जो राजा हैं उनको, कि यहां जयपुर में मामला गड़बड़ चल रहा है, हम राजा हैं, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई बाहर का आया हुआ व्यक्ति अधिवेशन कर रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। शेखावटी किसान सभा जैसे बड़े संगठनों ने इस प्रजामंडल को क्या दे दिया है, समर्थन। सरकार ने अगले दिन आदेश जारी कर दिया। 1939 के अंदर जयपुर सरकार ने 2 कार्य किए। एक तो याद रखिएगा, जयपुर सरकार ने जमनालाल बजाज के जयपुर प्रवेश पर रोक लगा दी कि आज के बाद ये बजाज यहां नहीं दिखना चाहिए। लेकिन कौन नहीं दिखना चाहिए, जमनालाल बजाज के जयपुर प्रवेश पर क्या लग गई, रोक। और दूसरा कार्य क्या किया, वे जयपुर प्रजामंडल को निरस्त कर दिया। बोला आज के बाद में इस प्रकार की कोई बैठक नहीं होगी, और ये क्या है जयपुर प्रजामंडल, इसको हम खारिज करते हैं। ये आदेश जारी हो गया 1939 में। अब जैसे ये आदेश जारी हुआ, जयपुर में सत्याग्रह की शुरुआत हो गई। जयपुर में क्या हो गया, जयपुर में सत्याग्रह।
और जयपुर में सत्याग्रह कब हुआ? 1939 में। इस जयपुर में सत्याग्रह के तहत क्या हुआ? याद रखिएगा, इसके तहत 1 मार्च 1939 को जयपुर किसान सत्याग्रह दिवस मनाया गया। याद रखिएगा, कुछ दिनों के बाद में यानी कि 11वें दिन के बाद में एक और दिवस मनाया गया 12 मार्च 1939 को, जयपुर दिवस। और इसी सत्याग्रह के तहत याद रखिएगा 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया सत्याग्रह के तहत। वो 2 महिलाएं कौन कौन सी थी? एक तो थी रमा देवी पांडे और एक थी, याद रखिएगा, दुर्गावती। इन दोनों महिलाओं को सरकार ने क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। सरकार को लगा कि विद्रोह ज्यादा हो सकता है, इसीलिए 1940 के अंदर सरकार ने जयपुर प्रजामंडल को मंजूरी दे दी। बोला ठीक है भाई, तुम जो भी अपनी मांगे हैं, जो भी बातें हैं, वो किसके तहत कर सकते हो? जयपुर प्रजामंडल। तो जयपुर प्रजामंडल को क्या दे दी? मंजूरी। लेकिन जमनालाल बजाज को यहां प्रवेश नहीं दिया गया। तो क्या? तो 1940 के अंदर सरकार ने जयपुर प्रजामंडल को क्या दे दी? मंजूरी दी। जैसे ही मंजूरी दी, अब जमनालाल बजाज पर तो रोक है, इसीलिए याद रखिएगा 1940 के अंदर जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया नया। और इस बार एक बार फिर नया युवा आया। जयपुर ने हमेशा चौंकाया है, जैसे कल भी चौंकाया था। तो 1940 में सरकार ने कहा कि ठीक है, जयपुर प्रजामंडल रहेगा। तो एक नए युवा को लाकर इस जयपुर प्रजामंडल का क्या बना दिया? अध्यक्ष। और उस युवा का नाम है हीरालाल शास्त्री। इसको क्या बना दिया है? अध्यक्ष। अब ये हीरालाल शास्त्री क्या करता है? देखो, जयपुर के लिए सबसे पहली बात, ये जो हीरालाल शास्त्री है, वैसे इनके जन्म वनम के बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे कि इनका जन्म 1899 के अंदर जोबनेर जयपुर में हुआ था। वो तो व्यक्तित्व की बात है। यहां फिलहाल प्रजामंडल में क्या हो रहा है उसके बारे में। तो जयपुर प्रजामंडल को वापस मंजूरी मिली, लेकिन बजाज को प्रवेश नहीं मिला। तो उनके निर्देशन के अंदर पर्ची भेजी गई उधर से, दिल्ली से, और किसको अध्यक्ष बना दिया? हीरालाल शास्त्री। ये जो हीरालाल शास्त्री है, याद रखिएगा, इनका एक तो पुस्तक इंपॉर्टेंट है। एक तो इनकी पुस्तक है जिनका नाम है, याद रखिएगा, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ये तो इनकी क्या है? पुस्तक। एक इनका गीत है, परले प्रतीक्षा नमो नमे। परले प्रतीक्षा नमो नमे। और दूसरा एक गीत है, सुपनो आयो रे, के सपनो आयो रे के सीएम बनश्या, लेकिन पर्ची आई और नाम निकला हीरालाल। तो हीरालाल शास्त्री को यह सपना आया, याद रखना। हाँ, हीरालाल शास्त्री। तो एक पुस्तक और एक क्या रखना है? गीत। इनकी पत्नी है, उनका नाम क्या है? रत्ना शास्त्री। और रत्ना शास्त्री को आप जानते हैं, नहीं मतलब वैसे नहीं, पढ़ तो रखा है कि ये राजस्थान की वो पहली महिला है जिसको पद्म श्री और पद्म भूषण मिला है।
राजस्थान की प्रथम महिला जिसे पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ये वही है हीरालाल शास्त्री की पत्नी, जिसका नाम क्या है? रत्ना शास्त्री। ये आपको ऐसे ही मैं एक्स्ट्रा में बता रहा हूं। राज्य प्रथम महिला जिसे, सही है, पद्मश्री वे क्या मिला है? पद्म भूषण। ये वही महिला है। अब तो पहचान लिया नहीं इसको? ये वही है जिसको पहली बार पद्मश्री और क्या मिला है? पद्म भूषण। याद रखिएगा, हीरालाल शास्त्री द्वारा 1927 के अंदर एक संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम है जीवन कुटीर संस्था, जहां पर बालिकाओं को शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा था। आगे चलकर 1935 में इसी का नाम क्या हुआ? शांताबाई कुटीर संस्था। और आज वर्तमान के अंदर इसका नाम क्या है, जो कि 1942 में हुआ? आज इसका वर्तमान के अंदर नाम है वन स्थलीय विद्यापीठ निवाई टोंक विद्यापीठ। कहां पर है ये? निवाई टोंक। तो कहने का मतलब इन्होंने भी शिक्षा का ही क्या किया था, आज भी है ना ये वन स्थलीय विद्यापीठ निवाई टोंक में। ये वही है जिसकी शुरुआत किस रूप में हुई थी? जीवन कुटीर संस्था। 35 में शांताबाई, आगे चलकर वन स्थलीय विद्यापीठ। यानी कि हीरालाल शास्त्री ने भी हमेशा किसको बढ़ावा दिया है? शिक्षा को, जो कि एक अच्छी खबर है। तो 40 में अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनते इन्होंने अपना अपना कार्य किया। ठीक है, काम चल रहा है, पुस्तकें भी लिख रहे हैं, गीत भी गा रहे हैं, पत्नी को भी, और ठीक है मामला कुल मिला के। इतने में गांधी जी खड़े हो गए। यानी कि 1942 के अंदर शुरू हो गया है भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हो गया है? भारत छोड़ो आंदोलन की क्या हो गई? शुरुआत। और जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो अंग्रेजों ने तो रियासती राजाओं से कहा कि आप अपने अपने क्षेत्र में इस आंदोलन को दबाने का कार्य कीजिए। तो कहते हैं कि इधर जो जयपुर सरकार है, इस जयपुर सरकार के इस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे एमआई, यानी कि मिर्जा इस्माइल। एमआई रोड है ना जयपुर में, उन्हीं के नाम पर है, मिर्जा इस्माइल। तो वो इस समय क्या हुआ करते थे? प्रधानमंत्री। तो राजा ने मिर्जा इस्माइल से कहा कि आप जाइए और हीरालाल शास्त्री से बात कीजिए कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है पूरे भारत में, वो आंदोलन यहां जयपुर में नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपकी क्या मांग है? हम प्रजामंडल क्यों कर रहे हैं राकेश? हम प्रजामंडल क्यों कर रहे हैं? अरे मांग है उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। शुरुआत में 3 बातें तो लिखी थी कि ऐसा राजा हो जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, ऐसी सरकार हमें स्थापित करनी है। तो मिर्जा इस्माइल ने कहा था हीरालाल शास्त्री से कि आप तो क्यों आंदोलन कर रहे हैं? आपकी जो मांग है वो हम पूरी करेंगे ना। हम बैठे क्यों हैं? मांग भरने के लिए तो बैठे हैं। ठीक है। तो मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य एक समझौता होता है यहां पर, जिसे इतिहास के अंदर कहा गया है जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट हुआ, और ये एग्रीमेंट कब हुआ? तो याद रखिएगा 16 सितंबर 1942 में एक एग्रीमेंट हुआ था। ये एग्रीमेंट किन किन के मध्य हुआ था? तो याद रखिएगा हीरालाल शास्त्री और वे मिर्जा इस्माइल के मध्य। मिर्जा इस्माइल, इनके मध्य हुआ। इस एग्रीमेंट में क्या था?
तो इस एग्रीमेंट की प्रमुख बात हम लिखते हैं जो कि हमारे यहां प्रजामंडल से संबंधित है। इस एग्रीमेंट में प्रमुख बात यह कही गई कि जयपुर प्रजामंडल जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। तो हीरालाल शास्त्री ने ओके कर दिया, क्योंकि हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हैं और जयपुर प्रजामंडल का उद्देश्य क्या है? उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। हीरालाल शास्त्री इसमें स्वयं जयपुर के प्रधानमंत्री हैं, तो सरकार यही है और ये कह रहे हैं कि आपकी जो मांग है उसको पूरा करेंगे, लेकिन हमारी ये शर्त है कि आप इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। तो हीरालाल शास्त्री ने ओके कर दिया। लेकिन इससे क्या हुआ कि जयपुर प्रजामंडल के लोग कुछ ऐसे थे जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना चाहते थे कि ऐसे कैसे भाग नहीं ले, अंग्रेजों को तो ठोकेंगे। इसीलिए 1942 में जयपुर प्रजामंडल का क्या हो गया? विभाजन हो गया। और विभाजन कैसे हुआ? तो ऐसे हुआ कि 1942 के अंदर एक नया मोर्चा बना जिसका नाम है आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चे का क्या हुआ? गठन किया गया 1942 के अंदर। और इसके गठनकर्ता कौन थे? तो याद रखिएगा, बाबा हरीशचंद्र। बाबा हरीशचंद्र ने कहा कि हम तो इसमें भाग लेंगे। बढ़ चढ़कर यहां से लेकर दिल्ली तक आवाज उठेगी। और इस आजाद मोर्चा के अंदर जो अन्य लोग शामिल थे उसमें थे आपके दौलतमल भंडारी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। तो किसका गठन हो गया है? आजाद मोर्चे का। गठनकर्ता कौन है? बाबा हरीशचंद्र। और अन्य सदस्य कौन है? दौलतमल भंडारी, रामकरण जोशी। ऐसे लोग इनके क्या हैं? साथ में हैं। जब इस प्रकार की बातें पता चली जमनालाल बजाज को कि जिस मंडल का गठन किया गया था उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए, वो जयपुर प्रजामंडली क्या हो गया है? अलग अलग हो गया है। इसीलिए दिल्ली से एक फिर पर्ची आई और 1944 के अंदर जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष उसे बनाया गया जो कोई सोच ही नहीं सकता। तो जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये एक हमेशा से बात रही है कि जब दो बड़े या कुछ अन्य नेता जो कि पुरुष नेता हैं, उनमें जब जब विद्रोह की भावना आई है तो विद्रोह को शांत करने के लिए बीच में एक लेडीज को खड़ा कर दिया गया। और बनाया, यानी कि 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बनी कौन? जानकी देवी बजाज। देखो, वो तो जमुना लाल ने बनाया ना, जमुना की जान। तो जानकी देवी बजाज क्या बन गई? अध्यक्ष। और 45 में आ गए नेहरू जी। याद रखिएगा, पंडित नेहरू के कहने पर, पंडित नेहरू के कहने पर आजाद मोर्चे का विलय जो है, मोर्चे का विलय किसमें कर दिया गया? पुणे जयपुर प्रजामंडल में। बाबा हरीशचंद्र को इनको डिप्टी सीएम बना दिया और जयपुर प्रजामंडल के अंदर क्या कर लिया? वापस विलय कर लिया। बात 1946 में जब वापस विलय हो गया तो इसको वापस हटा दिया और 1946 में
एक बार फिर जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष चेंज हुआ। तो इस बार ये सब कुछ सोच रहे थे कि जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष शायद बाबा हरीशचंद्र को बना दे, मिर्जा इस्माइल सॉरी हीरालाल शास्त्री को पुण्य बना दे, लेकिन नहीं, दिल्ली से एक फिर पर्ची आई और नाम निकला ऐसा जो कभी आपने सुना ही नहीं। नाम है देवी शंकर तिवाड़ी। और किसको अध्यक्ष बनाया? देवी शंकर तिवाड़ी को। ये जो देवी शंकर तिवाड़ी है, एक इसका समाचार पत्र हुआ करता था जिसका नाम था लोकवाणी। बस यहीं से इसको पकड़ा, बोला एक पत्रकार ठीक है इसको बना देते हैं। तो किसको बना दिया? देवी शंकर तिवाड़ी को। कोई विद्रोह नहीं हुआ और 1946 के अंदर जयपुर सरकार के अंदर, जयपुर सरकार के मंत्रिमंडल में एक शामिल हुआ करते थे, मंत्रिमंडल में शामिल के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने उत्तरदायी सरकार स्थापित करने का वादा किया। बोला हम ये क्या करेंगे, पूरा करेंगे। धरना बिखर गया, लोग घर चले गए, आंदोलन समाप्त हो गया। जो मांग थी वो मांग हाईलाइट में चली आज तक पर। देखिए जयपुर में क्या हुआ, खत्म प्रजामंडल। कौन सा? जयपुर। ये था जयपुर प्रजामंडल। कितना इजी है। क्वेश्चन ऐसे ऐसे घुमा के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? हीरालाल शास्त्री। 1946 के अंदर जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? जिसका कौन सा समाचार पत्र? लोकवाणी। उतार लो। देखते ही देखते आंदोलन समाप्त हुआ। यहां से करो लिखना शुरू और लिख डालो। लिखो लिखो, लिखने पे ज्यादा ध्यान दो और फटाफट उतार लो, क्योंकि जयपुर प्रजामंडल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहां पर अर्जुन लाल शेट्टी, हीरालाल शास्त्री, बाबा हरीशचंद्र, मिर्जा इस्माइल, देवी शंकर तिवाड़ी, जमनालाल बजाज, कपूरचंद पाटनी और यहां तक कि जानकी देवी बजाज, ऐसे नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
लिख ली। तो लिख तो रहे हो, लेकिन याद भी करना है इसको, केवल लिखने से काम चल। आगे, आगे लिखो, बढ़ो आगे।
लिख लिया? तो अकाल की स्थिति पैदा हो गई, देख लो जयपुर में। आगे लिखो। से ज्यादा पेज लग रहे हैं, बाकी मैंने पेज में ज्यादा लिखा कुछ नहीं है। लिखो। इसलिए अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, जीवन में सब कुछ हासिल कर लोगे, चिंता ही मत करो। आगे। लिख लिया? हाँ, चिरंजी लाल मिश्र। नेक्स्ट।
थोड़ी सी तेज गति, हाथों की स्पीड को बढ़ाओ भाई। लिखो। हाँ विकास, ये इनको मैं बोल रहा हूँ कि ये धीरे लिख रहे हैं, स्पीड बढ़ाओ भाई। बिल्कुल बिल्कुल विकास, इन्हीं को कह रहा हूँ, आप आए नहीं।
मनीष याद कर रहा है। विकास। उतार उतार, थोड़ा सा स्पीड से उतारो आप, है।
हाँ, लिखो भाई, तेज लिखो। विकास कह रहा है। ओपी कहाँ तक पहुंचे? लिख लिया ना? लिखिए आगे। चले आगे।
चले आगे। वाह। ओपी कहाँ तक पहुंचे? ये लास्ट है। लिखो, ये लिखो। ये लिखो आप। ठीक है। नहीं नहीं, लिखो आप। क्या नाम? कि कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, इसका पूरा नाम। क्या बोला? ये लिख लिया? ये लिख लो, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। और आप इधर उधर बिखर जाओ, टेस्ट लेना है।